दोस्तों पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे अपने मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। तो मल्टी फंक्शनल ऑफ रोल ऑफ पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैंने दो टॉपिक की बात किए थे, जिसमें पहला है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ फंक्शन और दूसरा है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ फंक्शन। आज जो हम टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है आपके फाइनेंशियल पावर ऑफ द फंक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द फंक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। देखिए, अगर मैं बात करूं आज की हमारी जो टॉपिक रहने वाली है वो है, दो टॉपिक है, एक है फाइनेंशियल पावर एंड फंक्शन के ऊपर और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ फंक्शन के ऊपर। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक एक को। सबसे पहली बात करते हैं फाइनेंशियल पावर एंड फंक्शन की। देखिए, कोई भी अगर टैक्स लगानी हो, टैक्स की अगर बात करें, कोई भी टैक्स लगानी हो, लेविड करनी हो या कलेक्शन करनी हो, ठीक है, या फिर कोई एक्सपेंडिचर आपको करना हो, एक्सपेंडिचर अगर आपको खर्चे करना हो, तो यहां पे क्या जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले एग्जीक्यूटिव को यहां पे क्या करनी पड़ेगी? पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। यानी कि टैक्स लगाना हो, टैक्स को कलेक्शन करना हो या टैक्स के जो पैसा इकट्ठा हुआ उसको अगर एक्सपेंडिचर करना है, तो यहां पे एग्जीक्यूटिव को क्या करना पड़ेगा? एग्जीक्यूटिव को सबसे पहले पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि पार्लियामेंट की अप्रूवल यहां पे लेना जरूरी है। तो ये क्या करेगा? पार्लियामेंट यहाँ पे अप्रूवल लेने के लिए यहाँ पे बजट को क्या करेगा? पेश करेगा। यानी कि बजट को सामने रखेगा और उस बजट में पार्लियामेंट की सारी लीगल रिसिप्ट, पार्लियामेंट की जितनी भी बजट में लीगल रिसिप्ट होगी, और लीगल रिसिप्ट के साथ साथ यहाँ पे लिख देते हैं लीगल रिसिप्ट हो या एक्सपेंडिचर हो, वो सारी चीजें किसमें रहेगी? आपके बजट में रहेगी, ठीक है। और उसको पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा और पार्लियामेंट के द्वारा उसको अप्रूवल लेना होगा हर एक फाइनेंशियल ईयर में। मतलब जो भी फाइनेंशियल ईयर लागू होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च के लिए, हर साल में इस चीज के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद पार्लियामेंट जो भी पैसा खर्च करेगी या लगाएगी उसके लिए बजट तो लाना पड़ेगा। अब बजट लाएगा तो उस बजट को किसके देखरेख में लाया जाएगा? मतलब उस पर कुछ जांच पड़ताल तो होगी, स्क्रूटनाइज तो होगी। तो यहाँ पे बजट को स्क्रूटनाइज किया जाएगा। और ये जो पार्लियामेंट और ये बजट को स्क्रूटनाइज कौन करेगा? ऑब्वियसली बात है भैया, पार्लियामेंट में लाया जाता है तो पार्लियामेंट इसको क्या करेगी? क्या स्पेंडिंग हो रहा है, क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो रहा है, किस तरीके से ये आगे खर्चा किया जाएगा, ये सारी चीज़ों का लेखा जोखा जो है वो फाइनेंशियल कमेटी करेगी। कौन करेगी? फाइनेंशियल कमेटी करेगी इस चीज़ की सारी जांच पड़ताल। यानी कि स्क्रूटनाइज करने का काम किसका होगा? फाइनेंशियल कमेटी का। और ये फाइनेंशियल कमेटी कौन से होंगे? एक होगा आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। इसके बारे में हम अगली क्लास में, मतलब जब पार्लियामेंट का टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसके 24 चैप्टर नंबर 24 में हम लोग इसमें बात करेंगे। एक है आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरा है एस्टीमेट कमेटी, और आपका तीसरा है कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। तो ये जो चीज है ये क्या करेगी? आपके पार्लियामेंट में जो भी चीजें बजट सामने लाया जाएगा उसको क्या किया जाएगा? यहाँ पे स्क्रूटनाइज करने का जो है यहाँ पे किया जाएगा। अब ये स्क्रूटनाइज क्यों जरूरी है? देखिए, स्क्रूटनाइज इसीलिए जरूरी है, ये जो पैसा है वो कहीं इलीगल तरीके से तो खर्च नहीं किया जा रहा है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। इरेगुलर तरीके से तो यूज नहीं कर रहे हैं पैसे का, ठीक है, अनऑथराइज तरीके से तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों को देखने के लिए, अनऑथराइज हो, इम्प्रॉपर यूजेस हो या वेस्टेज भी होता है, यानी कि पैसे जितनी अमाउंट में रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अगर आप निकाल देते हो तो पैसे का वेस्टेज ही तो होता है। तो वेस्टेज हो या एक्स्ट्रा वेजेंस होगा, मतलब ज़्यादा अपने पैसे की डिमांड करती है, ये सारी एक्सपेंडिचर जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर होती है उन सभी का ये क्या करती है? देखरेख करती है, यानी कि स्क्रूटनाइज करती है। यहाँ पे इसीलिए हम कह सकते हैं जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है वो किसके ऊपर लगती है? आपके एग्जीक्यूटिव के ऊपर लगती है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर
लगती है किस मैटर में, फाइनेंशियल मैटर में, फाइनेंशियल मैटर में यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के ऊपर लगती है। अगर बात की जाए जो फाइनेंशियल मैटर के ऊपर लगती है, यहाँ दो तरीके से, दो स्टेजेस पे ऑपरेट किया जाता है, दो स्टेजेस पे ऑपरेट जो है इसको किया जाता है। अब कौन कौन से स्टेज है, सबसे पहले तो बजटरी कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे एप्रोप्रिएशन ऑफ ग्रांट लेने के लिए आपको बजट को इनेक्टमेंट करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप बजट लेके आते हो तो उस बजट में आपको एप्रोप्रिएशन बिल वगैरह जो है लेके आना पड़ेगा, तभी जाके इस बिल को क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। दूसरा, ये तो हो गया बजट को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा हो गया पोस्ट बजटरी कंट्रोल। इसमें क्या होगा, कंट्रोल किया जाएगा आफ्टर द एप्रोप्रिएशन ऑफ ग्रांट थ्रू 3 फाइनेंशियल कमेटी, यानी कि जो आपको 3 फाइनेंशियल कमेटी बताया, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, एक एस्टिमेट कमेटी, और तीसरा है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये तीनों कमेटी क्या करेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे, यानी कि फाइनेंशियल कमेटी क्या करेंगे, इन चीज़ों को देख रेख करेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए तो बजट जो होता है वो किस पे बेस होता है, बजट की अगर मैं बात करूं तो बजट जो है वो हमारी कौन सी प्रिंसिपल ऑफ एन्युटी पे बेस्ड होता है, प्रिंसिपल ऑफ एन्युटी। इसका मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट ग्रांट तभी कर सकता है गवर्नमेंट को जब वो जो पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए क्या करता है, गवर्नमेंट को पैसा देता है, गवर्नमेंट को पैसा जो है 1 साल के लिए देता है। यानी कि जो भी आपको खर्चा लेना है वो बजट में मेंशन कीजिए, और वो बजट का जो टाइम पीरियड होगा वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का ही आपके पास सारा हिसाब किताब जो है वो होना चाहिए, ठीक है। ये कहता है अगर इफ द ग्रांट मनी इज नॉट स्पेंड, यानी कि पूरे साल भर हो गए, फाइनेंशियल ईयर हो गए, और वहां पे कोई मनी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक मनी अगर यूज नहीं हुए, खर्च नहीं हुए, एक्सपेंडिचर नहीं हुए, तो क्या होगा, तभी भी क्या कोई चीज़ होगी, बिल्कुल होगी। क्या होगी, यहाँ पे जब टाइम एक्सपायर हो जाएगी, जो बैलेंस बचा होगा उस बैलेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में आपको रिटर्न करना पड़ेगा, कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रैक्टिस को हम लोग क्या कहते हैं, रूल्स ऑफ लैप्स, रूल ऑफ लैप्स, इसी को ही हम लोग जो है यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूल ऑफ लैप्स कहते हैं। ये क्या करता है, एक इफेक्टिव फाइनेंशियल कंट्रोल करता है, किसके ऊपर, फैसिलिटेट करता है, किसके ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर, ताकि कोई फंड जो है वो बिना ऑथराइजेशन के आप यूज नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको फंड को यूज करना है तो आपको ऑथराइजेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। और जो ऑब्जर्वेंस होती है, ये जो रूल वगैरह होते हैं, इनको अगर ज़्यादा देखते हैं कि अगर मान लीजिए जब फाइनेंशियल ईयर में पैसे खर्च नहीं हुए, जैसे कि मान लीजिए 1 जनवरी तक, देखिए कि भैया 3 महीने के और फाइनेंशियल ईयर रहा है और पैसे जो है ज़्यादा होती है, तो इस टाइम पे क्या करते हैं, जो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो भी मंत्री वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा फंड को क्या करते हैं, पुश करने की कोशिश करते हैं। यानी कि उस फाइनेंशियल ईयर में लास्ट के महीने में, लास्ट के 3-4 महीने में ये क्या करेंगे, ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट कर देंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्च रश के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, मार्च रश के नाम से। यानी कि क्योंकि अगर बैलेंस बच गया तो आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में देना पड़ेगा, जिसको हम रूल्स ऑफ लैप्स कहेंगे। लेकिन इससे बढ़िया है कि भाई पब्लिक के स्पेंडिंग के लिए यूज कर लो, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, सबसे ज़्यादा पैसा जो है आपका यूज किया जाता है, और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, मार्च रश के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पावर और फंक्शन के बारे में। अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं तो पार्लियामेंट के पास यहाँ पे पावर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी करना हो, अमेंड करना हो, रिपील करना हो या एडिशन करना हो, तो वो सारी चीज़ें किसके अंडर में होती है, वो कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है। कौन कर सकता है, पार्लियामेंट यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कुछ एडिशन करना हो, कुछ वेरिएशन लाना हो, या कोई चीज़ कोई प्रोविजन को रिपील करना हो, ठीक है। और जो मेजर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करूं, इसका जो मेजर पार्ट है उसको अमेंडमेंट किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। यानी कि मेजर पार्ट को अगर अमेंड करना है तो वो अमेंड कौन कर सकता है, आपका पार्लियामेंट कर सकता है। तो क्या पार्लियामेंट ऐसे ही बैठी है कि कोई चीज़
जो है अमेंड कर देगी? बिल्कुल नहीं। पार्लियामेंट के पास कुछ पावर्स होते हैं, यानी कि अमेंडमेंट करने वाले कुछ रूल्स होते हैं। उन अमेंडमेंट के रूल के बिहाफ पे ही वो क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट यहाँ पे जो है अमेंड कर सकते हैं। अब वो रूल क्या है जरा देखिए सबसे पहला चीज़ है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी, अब इसमें क्या होता है, जितने भी मेंबर होते हैं, ठीक है, मान लीजिए 543 इस टाइम पे मेंबर है, तो इसका मतलब इसके आधे से एक ज़्यादा, इससे आधे से एक ज़्यादा, मैं 273 की मैं बात कर लेता हूँ, इससे एक ज़्यादा जो है क्या होने चाहिए, मेंबर होने चाहिए। मान लीजिए 272 मेंबर है तो एक ज़्यादा 273 मेंबर होने चाहिए। और जितने मेंबर उस टाइम पे प्रेजेंट है, मान लीजिए 409 मेंबर जो है उस टाइम पे प्रेजेंट है, ठीक है, 412 कर लेते हैं इसको, ठीक है, 412 मेंबर जो है उस दिन पे प्रेजेंट है। तो ये क्या करेंगे, ये तो पहली बात तो टोटल मेंबर जितने हैं उसके आधे लोग क्या करें, वोटिंग उसके फेवर में कर दे, यानी कि जो भी आप बिल लेके आए हो जिसको भी अमेंड करना है उसके फेवर में वोट कर दे। और इसके साथ साथ जो भी मेंबर प्रेजेंट है, जैसे 412 मेंबर जो है प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इसका तो 2/3 है, 2/3 लोग क्या करें इस चीज़ के फेवर में, यानी कि जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है वो उसके 2/3 लोग जो है इसके फेवर में जो है वोटिंग कर दे, तब आपका क्या हो जाएगा, ये बिल जो है पास हो जाएगा। मान लीजिए इसका सपोज कीजिए एक मैंने अप्रोक्सीमेटली ले लिया, आपका 290 मैंने ले लिया। अब देखिए 290 लोग जो है वो इस क्राइटेरिया को भी पूरा कर रहे हैं और इस क्राइटेरिया को भी पूरा कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोई भी बिल अगर आपको अमेंडमेंट लाए हो पार्लियामेंट में, तो आप 290 लोग अगर आपके फेवर में कर दे वोटिंग, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, बिल आपका पास हो जाएगा। तो ये होती है आपकी स्पेशल मेजोरिटी। कुछ दूसरे प्रोविजन भी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप क्या कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो, वो है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी में जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि सिंपल होनी चाहिए, तो इसका मतलब जितने भी आपके मेंबर है, यानी कि कहने का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जितने भी मेंबर प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे, और अगर ज़्यादा रहा तो ऑब्वियसली बात है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कुछ इस केसेस में आपके स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है जो मैंने बताया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और मेजोरिटी होता है, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट कंसर्न। हाफ ऑफ स्टेट कंसर्न, यानी कि अगर कोई ऐसी बिल है जो कि स्टेट से रिलेटेड है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अगर पावर मतलब कोई अमेंडमेंट करना पड़ेगा तो स्पेशल मेजोरिटी मतलब ये वाला प्रोसीजर तो अप्लाई करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ टोटल स्टेट जितने हैं उसका हाफ स्टेट, मान लीजिए टोटल स्टेट 30 में मान के अप्रोक्सीमेटली लेके चलता हूँ, इसका अगर 28 स्टेट में मान के चलता हूँ, 28 में से अगर 15 स्टेट ने यहाँ पे कह दिया कि भाई हाँ बिल्कुल ये जो आप बिल लाए हो, अमेंडमेंट लाए हो, बिल्कुल इसके पक्ष में है, तो इन्होंने अगर कह दिया, और वो टाइम पीरियड चाहे कितने हो, चाहे वो एक दिन में ही 15 स्टेट ने कह दिया हो, या फिर आपके 20 दिन में 15 स्टेट ने कहा, या 4 महीने के बाद 15 स्टेट राजी हुए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम लिमिट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बस 15 स्टेट की जो है अनुमति यहाँ पे चाहिए, यानी कि हाफ ऑफ स्टेट की कंसर्न यहाँ पे चाहिए। वो टाइम पीरियड कितना ले वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कोई टाइम बाउंड। लेकिन हाँ, एक बार अगर 15 स्टेट ने यहाँ अप्रूवल दे दिए तो बाकी 15 दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट का कंसर्न मिल गया है, तो इसका मतलब वो अमेंडमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टेट का यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट का जो है यहाँ पे जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें पावर को अगर इनिशिएट करना है, जो प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, तो तीनों केसेस जो मैंने बताया वो किसके हाथ में, आपके पार्लियामेंट में, यानी कि एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है, ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में एक्सक्लूसिव पावर जो है आपके पार्लियामेंट के पास है, यानी कि पार्लियामेंट चाहेगा तो ही इस चीज़ को कर सकता है, ठीक है। एक्सक्लूसिवली पावर होता है पार्लियामेंट के, ठीक है, ना कि ये स्टेट लेजिस्लेटिव में। इसीलिए हम कह सकते हैं इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो एक रिजोल्यूशन जो है क्या कर सकता है, पास कर सकता है, और यहाँ पे पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप जो है, स्टेट क्या कर सकता है, एक एक्सेप्शन क्या दिया गया, स्टेट के पास ये पावर है कि वो रिजोल्यूशन को पास कर सकता है, और यहाँ पे पार्लियामेंट को कह सकता है कि आप हमारे लिए स्टेट काउंसिल जो है वह या तो आप फॉर्मेशन कर दीजिए, काउंसिल को फॉर्मेशन कीजिए, या फिर स्टेट काउंसिल को बंद कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, अबोलिश कर दीजिए, स्टेट
काउंसिल को, ठीक है। अबोलिश करने के लिए कह सकता है, बनाने के लिए कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद पार्लियामेंट क्या कर सकता है, कोई भी एक्ट जो है उसके बिहाफ पे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके उसको इफेक्ट में ला सकता है। अगर हम पूरी तरीके से सम अप करें तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है 3 तरीके का इस्तेमाल करता है। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे 3 तरीके का इस्तेमाल करता है। सबसे पहला है कि भाई सिंपल मेजोरिटी जितने मेंबर प्रेजेंट है वो अपनी वोटिंग करेंगे, और एक ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली बात है हाफ से ज़्यादा हो गया तो वो सिंपल मेजोरिटी। दूसरा है आपका स्पेशल मेजोरिटी। तीसरा हो गया आपका स्पेशल मेजोरिटी बट हाफ ऑफ स्टेट कंसर्न। स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट कंसर्न, स्टेट के कंसर्न होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 मेजोरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए लागू होता है। लेकिन इसके बाद भी अगर थोड़ी सी मैं बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर है तो वो पार्लियामेंट को अनलिमिटेड नहीं दिया गया कि पार्लियामेंट जब मन करे और तब इसको जो है चेंज करता फिरता रहे, ऐसा नहीं है भैया। पार्लियामेंट के पास भी कुछ लिमिटेशन है, क्योंकि पार्लियामेंट सारी चीज़ों को चेंज कर सकता है, बस बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जो है पार्लियामेंट यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में कहें, कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्सेप्ट करता है मतलब बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड हो सकता है बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के। ये जो रूल दिया गया था ये आपका दिया गया था केशवानंद भारती केस में, 1973 के सुप्रीम कोर्ट के केस में दिया गया था। इसके बारे में काफ़ी मैंने पहले भी डिस्कस किया है, आपने पुरानी वीडियो आई होप कि देखे होंगे। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उन पुरानी वीडियोज़ को देखिए, उस वीडियोज़ में भी मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है। तो ये था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ फंक्शन एंड फाइनेंशियल पावर ऑफ द फंक्शन। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अपनी कोई राय, कोई कमेंट यहाँ पे देना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा किसी से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड, तो आप हमसे बिल्कुल ही कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।